हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब एकदम बढ़िया है जी। आप बताइए आप कैसे हो मैम? हमारे हालचाल भी एकदम बढ़िया है। और बताइए लाइफ में सब मौज बहार, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? जी मैम, लाइफ में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। इनकम टैक्स के लेक्चर्स कवर कर रहे हो या फिर वो भी पेंडिंग होते जा रहे हैं? नो नो मैम, वो साथ साथ हम कवर कर रहे हैं। देखिए आप सब मेरे को आंसर तो फेस टू फेस नहीं दे पा रहे हो, पर एक जो मन की आवाज है वो मैं सबकी सुन रही हूँ। चलिए जी, आपने एग्जामिशन की क्लास जो की थी वहां तक आपने जो जो एग्जामिशन कवर की मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ठीक है जी? जी मैम, देखिए आपने जो एग्जामिशन की थी वो कौन कौन सी की थी? सुनिए मेरे बच्चों मेरी बातें। आपने सबसे पहले जो एग्जामिशन की थी मेरे से, वो मैंने आपको कराई थी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, हमने एजुकेशन से रिलेटेड पूरा एग्जामिशन का टॉपिक खत्म कर लिया था। जी मैम, कर लिया था। उसके बाद में एजुकेशन का फ्लो चार्ट से पढ़ा दिया था, प्लस एजुकेशन का जो नोट्स आपको दे रखे हैं मैंने, क्लासरूम स्टूडेंट्स के पास ये नोट्स अवेलेबल होंगे। जो मैं आईसीआई के नोट्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ टेलीग्राम पर, ये नोट्स क्लासरूम स्टूडेंट्स को मैंने दे रखे हैं। ठीक है जी? जी मैम, हमारे पास हैं ये नोट्स। जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। फ्लो चार्ट आप क्लास में नोट करते ही हो, और ये जो नोट्स हैं ये आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी मैम। तो एजुकेशन सेक्टर में हमने फ्लो चार्ट भी कर लिया, प्लस नोट्स की स्टडी भी लगा ली थी। फिर हमने हेल्थ सेक्टर किया था, हेल्थ सेक्टर में भी हमने फ्लो चार्ट भी कवर कर लिया था, प्लस हमने नोट की स्टडी भी कर ली थी। ठीक है जी? जी मैम। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट कराया था ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट मैंने डिवाइड किया था, एक पार्ट मैंने इसमें से लिया था। कौन सा वाला लिया था बताइए मैम? एक पार्ट आपने लिया था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, और एक को आपने बोला था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को हम फ्लो चार्ट से पूरी तरह से पढ़ चुके थे, अभी मैं जस्ट रिवीजन कराऊंगी। उसके बाद हम गुड्स वाले ट्रांसपोर्टेशन को कहाँ से पढ़ेंगे? नोट से पढ़ेंगे। ठीक है जी? वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, फिर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को नोट से पढ़ेंगे। इस तरह से हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम अभी तक जो हम एग्जामिशन वाली क्लास कर रहे थे वो थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेट में हमें नजर आ रही थी। मतलब आप भी थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट वहां पे आपका भी नजर आ रहा था, बट अभी थोड़ा डिफरेंट क्यों लग रहा है हमको? प्लीज बता दो। देखो, अभी तक जो क्लासेस आप कर रहे थे वो लॉकडाउन से पहले की क्लासेस थी एक्चुअली। फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जो क्लासेस है मैंने अपने होम स्टूडियो से देना स्टार्ट की। होम स्टूडियो से देने की वजह से मैंने क्या किया, एग्जामिशन के चैप्टर को बीच में वहीं रोक दिया था और उसके बाद अदर्स चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है जी? जो बच्चे मेरे से फेस टू फेस क्लास कर रहे थे वो बच्चे अदर चैप्टर करने लग गए थे। यूट्यूब के थ्रू मैं उनको पढ़ा रही थी। यूट्यूब पे मिल जाती थी उनको मेरी क्लासेस, टॉपर्स ऐप पे मिल जाती थी। जिसको यूट्यूब ऐप पर सारी क्लासेस नहीं मिलती थी उनको टॉपर्स ऐप पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी मैम। तो उन बच्चों को मैं बता दूं जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं और उनको डिफरेंट फॉर्मेट लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि एग्जामिशन चैप्टर स्टार्ट करके छोड़ दिया था, लेकिन फिर और चैप्टर स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब हम उसी एग्जामिशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सबको कोई छोड़ा छाड़ी नहीं करनी, आप सब एक सीक्वेंस में चलो। एग्जामिशन चैप्टर की वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपने वो वीडियोस देखी होगी। अब आज की वीडियो देखो, कंटिन्यूएशन में देखो। हम जो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यूएशन में अब हम एग्जामिशन का टॉपिक करेंगे आज। चलिए जी, ठीक है जी? जी मैम, बात तो हमको समझ आ गई। हेल्थ केयर सर्विसेज की यहाँ पर बात हो रही है। बात किसकी हो रही है जी? हेल्थ केयर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हेल्थ केयर सर्विसेज तो हम कब का खत्म कर चुके हैं। अभी पहले हम रिवाइज करेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। हमने गुड्स वाला अभी नहीं किया, अभी हमने पैसेंजर वाला स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और पैसेंजर वाला हमने फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है, बता दे रही हूँ। आपको देने से पहले इस पे पूरी रातें लगी हुई हैं, तब जाके पूरे एग्जामिशन का क्रक्स निकल के आया है, तब ये फ्लो चार्ट आपको दिया गया है। ये फ्लो चार्ट कर लो, उसके बाद तो मैं कभी गलती से नहीं आपको बोलूंगी कि जो मैंने नोट्स दिए उनको डिटेल में पढ़ो। इतना पढ़ लो बहुत है, लेकिन नोट्स में पढ़ाती हूँ सो दैट अगर आपको कोई डाउट हो तो वहां से क्लियर हो जाए। होगा ना इन फ्यूचर एग्जाम में, तो मैं आपके पास नहीं होंगी, मेरे नोट्स
नोट्स आपके पास होंगे, तो हो सकता है आपको कभी नोट में डाउट आ जाए, तो फिर आप वहां से डिटेल में भी एक बार इसको देख सकते हो। हालांकि ये नोट 100% फुल है, ये फ्लो चार्ट 100% पूरा है, इसमें कोई भी एक भी चीज छूटी नहीं है, कोई भी चीज झूठी नहीं है, ना कुछ छूटा है ना कुछ झूठा है, ये 100% पूरा है। ठीक है जी। जी मैम, आपने तो ऑडिट वाली लाइन बोल दी, ना कुछ छूटा है ना कुछ झूठा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर। इससे पहले का आप सब नोट कर चुके हो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। हालांकि ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया, आज मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के अब ये रिवाइज करा दूंगी। जो बच्चा आज की क्लास कर रहा है, प्लीज पहले कल वाली क्लास देख लेना, डिटेल में देख लेना, उसके बाद ही आज की क्लास समझ आएगी। अदरवाइज आज की ये वाली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली एक भी एग्जामिनेशन आपको समझ नहीं आने वाली। डिटेल बता चुकी हूँ, पहले उसको देखो फिर रिवीजन में आओ। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है वो जल थल वायु इस तरह से 3 पार्ट में बांटता था। जल में भी होता है, थल में भी होता है और वायु में भी होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले थल का कराया था। थल मतलब जो रोड पर चलते हैं, तो रोड पर तो व्हीकल्स चलते हैं और रेल चलती है, तो मैंने पहले रोड की बात करनी है, आफ्टर देन मैं रेल की बातें आप सबसे डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम आएंगे वेसल और एयरक्राफ्ट पे, मतलब कि पानी और हवा पे। लेकिन अभी हम पानी और हवा की बातें नहीं कर रहे, पहले हम रोड की बातें करते हैं। रोड में भी मैं उन व्हीकल की बातें आप सबसे डिस्कस करूंगी पहले, जो कि अदर देन रेल है। रेल वाली बात नहीं करूंगी, रेल ट्रैक पे चलती है, कल सबको समझा दिया था। रोड वाले व्हीकल की मैं बातें कर रही हूँ। तो मैंने कल रिक्शा का आपको बताया था, मैंने आपके बात में एक मोटी मोटी बात डाल दी थी। मैंने कहा था कि देखो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज यूज हो रही है तो उस पर आपने जीएसटी नहीं लगाना, लेकिन उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर एसी आ जाता है तो जीएसटी लग जाता है। ऐसी मोटी मोटी बात माइंड में रखो, पर हर जगह ये कंडीशन नहीं लग रही थी। कहीं कहीं आपने ये भी देखा था कि एसी था फिर भी हम जीएसटी नहीं लगा रहे थे, कुछ ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी। चलिए जी, रिक्शा बताइए। रिक्शा पे मैम आपने बताया था जीएसटी नहीं लगेगा। ई रिक्शा पर मैम आपने बताया था जीएसटी नहीं लगेगा। ऑटो पर मैम आपने बताया था जीएसटी नहीं लगेगा। मेट्रो मीटर्ड कैब बताइए, मीटर्ड कैब और रेडियो कैब। मैम मीटर कैब का आपने बढ़िया सा एग्जांपल दिया था, मुंबई में चलने वाली काली पीली टैक्सी, और आपने बताया था जीएसटी नहीं लगेगा। रेडियो कैब, मैम रेडियो कैब पर आपने बोला था कि जीएसटी लगेगा, और आपने अच्छा खासा एग्जांपल दिया था ओला उबर का। स्कूल बस को इसमें मैंने आपको शायद कल की क्लास में नहीं बताया होगा, इसको रेफर कर दिया गया था, आप सबको याद होगा एजुकेशन वाले में। कहां पर रेफर कर दिया गया है? एजुकेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद कीजिए। बताइए जी, स्कूल बस में ईआई में हमने क्या पढ़ा था? बताइए, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विसेज देते हैं, टीसीएस वाली सर्विस बताई थी ना, ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस यहाँ पर कवर हो जाती है और जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर बस है तो बस 2 तरह की होती है। कल कराया था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस और स्टेज कैरेज बस। क्लियर कर बताया था स्टेज कैरेज बस कौन सी होती है और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस कौन सी होती है। स्टेज कैरेज बस में अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए थे, जो रुक रुक के चलती है, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस जहां से चली और एक पर्टिकुलर जगह पर जाके ही रुकती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस की, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस की, ये आपने नोट किया था कि नहीं किया था? कल बताइए मुझे। मैम हमने नोट नहीं किया था, तो फटाफट से नोट कीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास को पॉज करके नोट कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, फिर आगे बढ़ती हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी मैम ले लिया। चलिए इसको नोट कर लेना आप आफ्टर क्लास। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए नीचे का। जी मैम ले लिया। चलिए बस वाली बातें कर रहे हैं, बस का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बस के केस में मैंने आपको बताया था जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात डिपेंड करेगी कि बस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है या फिर स्टेज कैरेज है। अगर मान लो बस स्टेज कैरेज है, जो स्टेज कैरेज बस होती है सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलती हैं। जी मैम, अगर इनमें एसी लगा है तो जीएसटी लगेगा, नॉन एसी है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करूँ, एसी लगा है तब तो जीएसटी पक्का लगना है। लेकिन नॉन एसी है तो मैम आपने बताया था कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चल रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट टूरिज्म पर्पस के लिए चल रही है तो जीएसटी लगेगा। ऐसे ही याद रखनी है, इससे बढ़िया आपको कहीं फ्लो चार्ट नहीं मिल सकता, बता दे रही हूँ।
इतना बढ़िया फ्लो चार्ट आपको मिला हुआ है, एकदम पका पकाया, जिसकी मतलब सच में बहुत बड़ी वैल्यू है। आप पहचानो इस वैल्यू को, समझो इस वैल्यू को। लगे रहोगे ना पेजों को पलटने में, नोट्स में कुछ नहीं समझ आने वाला, सीरियसली बोल रही हूँ। इसको 5 मिनट में एक एग्जाम्शन खत्म कर जाओगे, वहां से आधा घंटा लगेगा एक एग्जाम्शन को खत्म करने में। जो नोट्स है उनमें फ्लो चार्ट बहुत ईजी है। ये रेल की बात करते हैं तो रेल मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडियन रेल और अदर रेल। अदर रेल की बात करते हैं जहां पर मेट्रो, मोनो और ट्रैमवे मैंने आपको बताया था, तीनों में ही बताया था। भले ही इनमें एसी हो चाहे ना हो, एसी हो चाहे ना हो, जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है जी मैम, आपने यही बताया था। अब बात करते हैं अदर रेल्स की। अदर रेल्स मतलब कि ऐसी इंडियन रेल जो कि आईआरसीटीसी के अंदर आती हैं। एसी है जीएसटी, बताइए एसी है तो जीएसटी मैम लगेगा। फर्स्ट क्लास है लगेगा, जनरल है नहीं लगेगा, स्लीपर है नहीं लगेगा, अदर है नहीं लगेगा। एसी फर्स्ट क्लास लगेगा। एसी चाहे फर्स्ट ईयर एसी हो, चाहे सेकंड ईयर एसी हो, चाहे थर्ड ईयर एसी हो। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एसी, सेकंड ईयर एसी एंड फर्स्ट क्लास एसी? तो ये कल की क्लास में बताया है, वहां जाके समझो। ठीक है जी, ये क्लास कोई डिटेल डिस्कशन पे नहीं है, ये क्लास डिटेल डिस्कशन पे बिल्कुल नहीं है। इस क्लास में जस्ट रिवीजन करा रही हूँ। रिवीजन कराने के बाद अभी मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 4-5 मिनट बाद। वेसल्स की बातें करते हैं। अब बातें कर रहे हैं वेसल की। वेसल मतलब कि आप पानी के थ्रू यात्रा कर रहे हो। किसके थ्रू यात्रा कर रहे हो जी? पानी के थ्रू यात्रा कर रहे हो। तो आप इनलैंड वाटरवे को यूज कर रहे हो। इनलैंड वाटरवे में अगर आप बोट यूज कर रहे हो, बोट जनरली क्या करती है? क्रॉस करा देती है आपको रिवर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। आप कुछ अपना सामान उस पर रख के ले जाके जा सकते हो। तो आप उसको एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो। बोट के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अदर शिप हो सकता है, वैसल हो सकता है, क्रूज हो सकता है। एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एज अ टूरिज्म यूज हो रहा है, जीएसटी लगेगा। इसका भी फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? नोट कर लो, या फिर इतना जल्दी कहाँ नोट कर पाओगे? स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं यहाँ पर ना, आप क्लास पॉज कर लेना। कौन सा ये आपको आज वही मिल रही है एकदम से? हाँ, जो बच्चे ये YouTube पे आज लाइव कर रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जितनी देर में मैं रोकती हूँ इतना ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है जी मैम, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम नोट कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए मैम। आपने बताया था कि अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू यात्रा हो रही है तो जीएसटी हमेशा लगेगा, जीएसटी हमेशा लगेगा। लेकिन मैम आपने ये भी बताया था कि अगर आपकी यात्रा इम्बार्क हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है, या फिर खत्म हो रही है, यानी कि टर्मिनेट हो रही है, कैसे एरियाज में? जो कि नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, वो एरियाज यहाँ पर लिखे हैं, आज आप याद कर लेना यहाँ से। देखो जी, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको कैसे याद करोगे बताइए? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नागमणि तेरा पूरा मजा। ये नागमणि तेरा पूरा मजा वाले 4 स्टेट्स आ गए जी मैम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक और निमोनिक हम याद करते थे, याद होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में जब थोड़ा सा बताया था तब याद कराया था। उत्पम्स में से यू और टी और पी में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन AMS में होगी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम। और एक स्पेशल स्टेट यहाँ पर और आ गया, असम, बगडोरा, वेस्ट बंगाल में, जो कि स्टैब्लिश है। इन सभी स्टेट्स में क्या हो रहा है? इन सभी स्टेट से अगर आपकी यात्रा या तो शुरू हो रही हो या फिर टर्मिनेट हो रही हो, खत्म हो रही हो, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मैम, आइए सुनिए। आरसीएस के बारे में कल डिटेल में समझाया था। गैप फंडिंग क्या होता है कल बताया था। अगर गैप फंडिंग की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जितने रुपए की भी गैप फंडिंग की जा रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम एग्जांपल कल मैंने शेयर किया था, आप सबके साथ डिस्कस किया था, वो एग्जांपल पूरा क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो इसको नोट करो, पहले कर लिया नोट? ठीक है जी। ये जो बच्चों ने क्लास परचेज किया होगा पेन ड्राइव में, उनको ये नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे, उनको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, जी मैम, उनको ये सभी नोट्स मिलेंगे। चलिए जी, ये एग्जाम्पल यहाँ से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये कल डिस्कस किया था। ठीक है जी, ले लिया मैम, आ जाइए नीचे, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, ले लिया मैम। चलिए आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने पुट किया। मैंने बोला कि कोई व्हीकल है, वो व्हीकल टूरिज्म पर्पस के लिए चल रहा है, तो आप सभी जानते हो टूरिज्म पर्पस पर जीएसटी लगता है।
तो ये जो पर्सन थे ये टूरिज्म के लिए यूज कर रहे थे, ये सब जीएसटी देंगे। लेकिन एक पर्सन ऐसे थे जो इसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे थे, तो क्या इनको जीएसटी देना पड़ेगा? जी हाँ, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कल की क्लास में डिटेल डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन है, देखिए सुनिए समझिए। वैसल है कोई, वैसल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चल रहा था। ये पर्सन और ये पर्सन तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर रहे थे। जब ये इसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे थे तो इस पर जीएसटी नहीं लग रहा था। लेकिन एक पर्सन इसको टूरिज्म के लिए यूज कर रहे हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वैसल का हमको देखना है कि एक्चुअल में नेचर क्या है। ठीक है जी मैम। फिर मैंने आपको आरसीएम के केस से इसको लिंक करवाया था, लास्ट क्लास में करवा दिया था। चलिए अब आ जाइए, आप सबको मैं इसको पढ़ा देती हूँ एक बार नोट्स से। नोट्स आप सबके पास होंगे, टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। नोट्स आपको पेन ड्राइव के साथ मिल गए होंगे। आ जाइए आप सभी नोट्स पर। ये रहे नोट्स। मैम पेज नंबर कितने पर आए प्लीज जल्दी से वो भी बता दीजिए, वरना हमको ढूंढना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं सब बताऊंगी, क्यों टेंशन लेते हो। पेज नंबर है आपका 4.44 पर आ जाइए। आते हैं जी मैम, आते हैं 4.44 पर हम आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन पहले अपना पेज निकालता है। चलिए मैंने तो निकाल लिया, आप सबने क्या पेज अपना निकाल लिया? जी मैम हमने भी निकाल लिया। अरे बड़े एडवांस हो गए हो आप सब तो। चलो सुनो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ चुकी है, रिवीजन भी हो गया। अब बस फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ नोट्स आप एग्जाम टाइम पे मत देखिएगा, मेरे फ्लो चार्ट्स देखिएगा। आपको कुछ भी कमी लगे, हालांकि उसमें 1% भी कमी नहीं है मेरी साइड से, आपकी साइड से भी नहीं होगी, बता दे रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ और अपनी मर्जी से एडिशन करना हो तो उसी में साइड से छोटा मोटा लिख लीजिए। ठीक है जी, ओके मैम। चलो सुनो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंट्री नंबर मैंने कहा था मत याद करो, बस कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनाइड बिलोंगिंग्स। अब कोई पैसेंजर है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऑब्वियसली हो सकता है हमारे पास बिलोंगिंग्स हो, हमारे साथ में कोई बैग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बैग हो चाहे ना हो, डजंट मैटर, लॉ ने क्लियर कर दिया। आप एयर के थ्रू यात्रा कर रहे हो। देखो अब क्या होगा ना, इन नोट्स में आपको चीजें मिक्सअप मिलेंगी। अब मैंने क्या किया, जो अपना फ्लो चार्ट बनाया एयर का पूरा अलग ले गई, जो भी हमारा वैसल था पूरा अलग, बस पूरी अलग ले गई, रेल अलग ले गई, रोड व्हीकल अलग ले गई। लेकिन यहाँ क्या होगा, सब कुछ मिक्सअप होगा। तो आपको समझना पड़ेगा फ्लो चार्ट से। यहाँ पर जस्ट हमें रीडिंग लगानी है और चीजों को याद करना है कि हमने फ्लो चार्ट में सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ओके जी, एयर के थ्रू आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप सब जानते हो एयर के थ्रू ट्रैवलिंग करने पर जीएसटी हमेशा लगता है। लेकिन 2 एक्सेप्शन थे, तो यहाँ पर वही 2 एक्सेप्शन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्शन। एग्जाम्शन जो चीजें यहाँ लिखी हैं वो चीजें एग्जाम्प्ट है। अदर देन दीज थिंग्स सभी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एयर के बारे में सिर्फ ये 2 बातें लिखी हैं, इसका मतलब इन्हीं 2 चीजों में एयर की ट्रैवलिंग एग्जाम्प्ट होगी, बाकी सभी तो एयर की ट्रैवलिंग क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी। जी मैम, आपकी यात्रा स्टार्ट हो रही है। ये स्टेट्स मैंने आपको याद कराए थे, नागमनी, तेरा पूरा मजा और उत्पम से। लेकिन उत्पम में मैंने आपने इसमें से यूटीपी कटवा दिया था। ठीक है जी। जी मैम आपने कटवा दिया था। चलो तो ये चीज एग्जाम्प्ट हो गई। नेक्स्ट, नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखो इन्होंने फिर से मिक्स कर दिया। अब इन्होंने किसकी बात की है, आप ट्रांसपोर्टेशन तो कर रहे हो लेकिन नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस हैं। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेज हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं जो कि नॉन एयर है, जिनमें एसी नहीं लगा हुआ है। अदर देन रेडियो टैक्सी, आप सब जानते हो रेडियो टैक्सी पर जीएसटी लगता है। तो अदर देन रेडियो टैक्सी के अलावा कोई भी कैरेज है और नॉन एसी है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप उसको टूरिज्म के लिए यूज ना कर रहे हो, यानी कि टूरिज्म पर जीएसटी लगेगा, रेडियो टैक्सी पर जीएसटी लगेगा। तो इन्होंने कहा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है लेकिन वो रेडियो टैक्सी नहीं है और वो टूरिज्म के लिए यूज नहीं हो रहा। बात समझ आई इन्होंने किस तरह से बनाया और मैंने फ्लो चार्ट किस तरह से डिजाइन किया है। जी मैम आ गई। स्टेज कैरेज स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज।
स्टेज कैरेज जो कि रुक रुक के चल रहे हैं तो उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अदर देन एयर कंडीशनर यानी कि जिनमें एयर कंडीशनर लगा है उन पर जीएसटी लगेगा। आ जाइए नेक्स्ट 16 नंबर का पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनाइंग बिलोंगिंग बाय एयर एम्बार्क फ्रॉम टर्मिनेटिंग। ये तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हो या फिर खत्म कर रहे हो, वहां पर आरसीएस किया जा रहा है, गैप आरसीएस की गैप फिलअप किया जा रहा है। एक तो वो वाली बात आपको बताई थी, वो वाली बात भी आपको यहीं कहीं दिख जाएगी अभी। और दूसरी बात ये थी कि आप सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, और जो भी चाहे उनके पास बिलोंगिंग्स हो चाहे उनके पास बिलोंगिंग्स ना हो, और उनकी जो यात्रा है वो इम्बार्क हो रही है और टर्मिनेट हो रही है ऐसे एयरपोर्ट्स पे हो रही है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो इस केस में भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट आपको बताते हैं, सुनिए, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनाइड बिलोंगिंग्स बाय रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच। आपको क्या बताया था, सुनो एक एक बातें मेरी याद करो। मैम आपने बताया था कि अगर रेलवे की बात करें तो अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशनर कोच एग्जाम्प्ट है जी, है। फर्स्ट क्लास पर जीएसटी लगेगा, एयर कंडीशनर पर जीएसटी लगेगा। मेट्रो मोनो ट्रैमवे जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवे मतलब कि बोट की बात की गई है, जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रोडोमिनेटली फॉर टूरिज्म वाले पर तो जीएसटी लगेगा। इन अ वैसल, आप वैसल के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा बताइए मैम, जीएसटी नहीं लगेगा। इंक्लूडिंग ई रिक्शा जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें हम फ्लो चार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, बताइए जी मैम, कवर कर चुके हो। आ जाइए नेक्स्ट पर। मैम इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, देखो रिवीजन चल रहा है, लास्ट क्लास में करा तो दिया है और इन पे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी नहीं, ये फॉर्मेलिटी वाली चीज़ों पर। जब ऑलरेडी चीज़ें दिमाग में फिट कर ली तो क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना है ना। चलिए, एनालिसिस, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आर यूजुअली चार्जेबल टू जीएसटी। जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं ट्रांसपोर्टेशन की पैसेंजर को, यूजुअली वहां पर जीएसटी लगता है। ठीक है जी, जी मैम लगता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। Specifically exclude the transport of passenger services provided by the government or local authority from its purview, which implies that said service are liable to GST। मैंने आपको बताया था जब आरसीएम पढ़ाया था कि पीवीटी की सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आ जाती है और दोनों में इक्वलिटी लाने के लिए जब गवर्नमेंट ये सर्विस देती है तो हम जीएसटी का करते हैं, लगाते हैं। However, services of transportation of passenger specified in entry number 15 and 16 and 17 mention above are exempt from GST whether provided by government or otherwise with or without accompanied belongings। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सर्विसेज हमने जितनी भी ऊपर डिफाइन किया इन सब पर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे गवर्नमेंट ने दी हो चाहे किसी ने भी दी हो। एज रिगार्डेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वेसल इन आइटम नंबर डी ऑफ एंट्री दिस बला बला बला, ये सब छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसको आप टूरिज्म के लिए यूज कर रहे हो पूरी तरह से तो जीएसटी लगेगा, लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। यही बात यहां तक बताई हुई है। नॉर्मल पब्लिक शिप्स और अदर वेसल्स दैट सेल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया वुड बी कवर्ड इन दिस एंट्री इवन इफ सम ऑफ पैसेंजर ऑन बोर्ड आर यूजिंग दिस सर्विस फॉर टूरिज्म प्रीडोमिनेटली। सच सर्विस इज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पज। ये मैंने आपको बढ़िया सा एग्जांपल देके समझाया था कि 3 पर्सन थे, वो तीनों पर्सन पर्टिकुलर वैसल को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे थे और चौथा पर्सन आके उसको एज अ टूरिज्म के लिए यूज कर रहा है, तब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि हमको वैसल का नेचर देखना है ना कि पर्सन का। ठीक है जी मैम, ये सारी बातें मैंने आपको कराई थी। ठीक है मैम, बात समझ हमको आ गई। ये एग्जाम्पल आप सब होमवर्क में रीड कीजिएगा, मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है जी, जी मैम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस क्या होता है कल बढ़िया से समझाया था। ऐसी बसेस होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलती हैं, पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होती हैं, पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाती हैं। ये टाइमली बेसिस चलती हैं, एक जगह से चलती हैं दूसरी जगह जाती हैं, बीच बीच में रुक रुक के नहीं चलती हैं। ये मीनिंग मैम हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। मीटर्ड कैब क्या होती है? मीटर्ड कैब के बारे में भी कल अच्छे से बताया था कि इनमें एक मीटर इंस्टॉल्ड होता है जो कि रीडिंग बता रहा होता है। रेडियो कैब के बारे में कल बताया था कि इसके अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल्ड होता है जो कि आपको नेविगेशन के बारे में बताता है, पिक एंड ड्रॉप ये सब बताता है। स्टेज कैरेज के बारे में बताया था जो कि रुक रुक के चलती है। फिर
ये सारी बातें अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी कि ई रिक्शा क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपके काम का भी नहीं है। लॉ है, लॉ ने पूरी तरह डिफाइन कर रखा है, बस आप इनके वर्ड्स याद रखिए, इतना इनफ है। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन। हमारा कल तक का सारा टॉपिक आज खत्म हो गया, अब एक न्यू स्टार्ट होगा जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। चलिए आ जाइए हैंड रिटन नोट्स पे, ब्यूटीफुल नोट्स पे आ जाइए आप सभी, हैंड रिटन नोट्स पे और वेरी ब्यूटीफुल नोट्स पे। आ गए जी मैम, आ गए। मैं नहीं आई हूं अभी नोट्स पर, वेट। चलिए आ जाइए, इसको नोट करना चाहो साथ की साथ नोट करते चलो, नहीं नोट करोगे स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। मैम कहाँ पर है, रुको वेट करो, बताती हूँ। आ जाइए, पेज नंबर 25 ऑफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का है, आप उस पर पेज नंबर डाल लीजिएगा जिनके पास ये नोट्स फिजिकली अवेलेबल हैं। ठीक है जी, आ जाइए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हम बातें कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैसेंजर का होता है और गुड्स का होता है, इसके अलावा सर्विसेज का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन आप सब सीख चुके हो, आज हम सीखेंगे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। किसका? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, अब देखो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड के थ्रू भी होता है। ठीक है जी मैम, बिल्कुल होता है, मतलब वही अपना जल, थल और वायु, इन्हीं के द्वारा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया जा सकता है। जल बोले तो मैम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, शिप्स के थ्रू किया जा रहा है। थल बोले तो ट्रक हो गया, रेल हो गया। वायु बोले तो एयरक्राफ्ट हो गया। इनके थ्रू ही तो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है जी मैम, इनके थ्रू ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड की। देखो रोड के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, रोड में रेल मत लेके आना, रेल को अलग से कराऊंगी। ठीक है जी, रेल जो होती है वो रोड पे नहीं चलती, वो ट्रैक पे चलती है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ रोड पर चलने वाले व्हीकल्स की जो कि गुड्स को लेके चल रहे हैं, गुड्स को लेके ट्रक चलता है, रिक्शे में भी रखे जाते हैं और भी काफी सारे व्हीकल्स होते हैं जिन पर गुड्स को लोड किया जाता है और फिर वो गुड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब देखो, हो सकता है वो सर्विसेज जीटीए वाले के द्वारा दी जा रही हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा दी जा रही हो सकता है कुरियर एजेंसी के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हो सकता है कोई अदर व्हीकल हो, यानी कि ऐसा व्हीकल जो कि जीटीए के अंदर नहीं आता, कुरियर एजेंसी के अंदर नहीं आता। ऐसा कोई सा भी व्हीकल जो जीटीए के अंदर नहीं आ रहा और कुरियर एजेंसी के अंदर नहीं आ रहा, वो सभी व्हीकल के थ्रू अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो वो एग्जैम्प्ट है। क्लियर कट लिखा हुआ है, देख लीजिए। रोड के थ्रू आप जा रहे हो, अपने गुड्स लेके जा रहे हो, रोड के थ्रू आप किसी व्हीकल का यूज कर रहे हो और वो व्हीकल आपका जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कवर नहीं है, ना ही वो कुरियर एजेंसी है, तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट। इसका मतलब मैम जीटीए टैक्सेबल होगा? जी हाँ, जीटीए मैंने आपको आरसीएम के अंदर बहुत डिटेल में समझाया था कि जीटीए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मैम कुरियर एजेंसी हमेशा टैक्सेबल? जी हाँ, कुरियर एजेंसी हमेशा टैक्सेबल होगी। मैम कुरियर एजेंसी होता क्या है? देखो, जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट आना होता है, कोई भी आना होता है, तो वो कुरियर के थ्रू आपके घर पर आता है। डोर टू डोर सप्लाई की जाती है कि नहीं? जी मैम की जाती है। तो वो कुरियर एजेंसी यहाँ पर आ जाता है। आपने कोई सपोज करो कुछ भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो आपके डोर टू डोर आपको सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी मैम, डोर टू डोर सर्विस मिलेगी। तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पर कवर हो गई। जीटीए की सर्विस, कुरियर एजेंसी की सर्विस के अंदर वो सारी सर्विसेज कवर हो गई। लेकिन अदर देन दैट की मैं बात करूँ तो वो सब कुछ एग्जैम्प्ट है। सपोज करो आपने जो गुड्स है उस ट्रक में रखा, अपने गुड्स को आपने ट्रक में रखा, ठीक है जी, आपने इस ट्रक में अपने गुड्स को रखा, ठीक है मैम, लेकिन ये जो ट्रक है ये जीटीए के अंडर में रजिस्टर्ड है, जीटीए का ट्रक है, तब तो टैक्सेबल होगा। लेकिन ये जो ट्रक है ये आपका खुद का है, आप खुद के ट्रक से गुड्स लेके आ रहे हो तो आप खुद को थोड़ी जीएसटी दोगे? जी मैम, एकदम सही बात। तो अदर आपका कोई सा भी मोड हो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जीएसटी जीटीए के ऊपर लगेगा। कुरियर एजेंसी के थ्रू आपको कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं, गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो आपका उस पर भी जीएसटी लगेगा।
चलिए जी आ जाइए सुनिए मैम, जीटीए के थ्रू हमेशा जीएसटी लगेगा या फिर कभी कभी जीएसटी लगेगा? देखो हमेशा लगेगा, लेकिन कभी कभी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा जिसमें आपका एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। बात कुछ नहीं समझ आई मैम, सच्ची बता दे रहे हैं, एक वर्ड नहीं समझ आया है तो सुनो बच्चों दोबारा से। मैंने क्या बोला? आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर आप जीटीए के थ्रू कर रहे हो, जीटीए के थ्रू कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। कुरियर एजेंसी के थ्रू कर रहे हो जीएसटी लगेगा। अदर किसी भी मोड के थ्रू कर रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, आप अपने पर्सनल ट्रक से लेके जा रहे हो, आप किसी अनदर पर्सन के ट्रक से लेके जा रहे हो, लेकिन वो पर ट्रक जो है उनका जीटीए में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में भी उनका जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैम जीटीए अगर होगा तो फिर जीएसटी लगेगा? लगेगा। क्या मैम कभी कभी एग्जाम्शन मिलेगी? जी हाँ, कुछ केसेस होंगे जहां पर आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी, कुछ केसेस होंगे। ये केसेस नीचे लिखे हुए हैं, चलिए इनको समझते हैं कि कब कब एग्जाम्शन मिलेगी। अगर आप जीटीए के थ्रू अपने गुड्स की मूवमेंट कॉज कर रहे हो, जीटीए के थ्रू अपने गुड्स को लेके जा रहे हो, तो जनरली ये क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन इन केसेस में क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पर क्लियर कट लिख रही हूँ, जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं मैम? आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस। आप आटा, दाल, चावल, नमक, दूध और जो भी आपका अनाज है, फूड ग्रेन्स है, ये सब लेके जा रहे हो, जीटीए के ट्रक में रख के लेके जा रहे हो, तो जीटीए वालों को जो भी आप चार्जेस पे कर रहे हो उस चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्होंने बाहर कर दिया। आप सब जानते हो, अगर मैं बात करूं फ्लोर, पल्सेस, फ्लोर की बात करूं तो बीट होता है, बीट से फ्लोर बनता है। ठीक है जी, जी मैम। तो बीट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप लेके जा रहे हो तो वो एंट्री नंबर ए से ही बाहर हो गया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप उससे बना हुआ आटा लेके जा रहे हो जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है बट एंट्री नंबर बी में कवर हो रहा है और इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद वगैरह होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। डी, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। आप जीटीए के ट्रक को यूज करके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। ऐसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है जी, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। रिलीफ मटेरियल, रिलीफ मटेरियल यूज हो रहा है फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कैलामिटीज, मैन मेड डिजास्टर, एक्सीडेंट। मतलब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी डिजास्टर आ गया। अभी केरला में फ्लड आया था, आप सबको याद होगा, काफी टाइम हो गया, हालांकि 2 ईयर हो गए। केरला में फ्लड आया था, सितंबर मंथ की बात थी, आई गेस सितंबर से पहले आया था, अगस्त में आया था अराउंड। तो वहां पर कितना सारा रिलीफ मटेरियल भेजा गया था। वो एक क्या थी? फ्लड आया था, नेचुरल डिजास्टर था, तो वहां पर जब भी खाने पीने की चीजें भेजी जा रही थी, रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा था, तो किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन का तो यूज ही किया जा रहा होगा। ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टेशन मान लो जीटीए के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो जीटीए वाले उनसे क्या लेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लेंगे, लेकिन उस पैसे पर वो जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर हो गया। बात समझ आई कि नहीं मैम? आ गई। चलिए लिख लीजिए, जीएसटी नहीं लगेगा। नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एफ, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रक में रख के, ऐसा ट्रक जो कि जीटीए में आता है, उसमें आप डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, हमारे एफ तक हो गए। नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जी मैम। चलो सुनो, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स on a consignment transported in a single carriage does not exceed 1500। एच और पढ़ लो, मुझे पता है समझ कुछ नहीं आएगा। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड ₹750। सच्ची बता रहे हैं मैम, समझ नहीं आया। आप तो अब बता रहे हो, मैंने तो पहले ही बता दिया कि आपको नहीं समझ आएगा। चलो सुनो,
बातें कैसी कैसी हो रही हैं सुनो। ठीक है जी मैम, सुनाइए। ये बोल रहे हैं कि ये GTA का एक ट्रक है। आप सब जानते हो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, स्टिल मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि अब की बार सही बनाऊंगी, अब की बार सही बनाऊंगी, बट वो किसी भी बार सही नहीं बन पाता है। अब की बार तो बहुत बड़ा भी बना दिया। चलिए जी, ये है GTA का ट्रक। आई होप पहले से तो सही बन गया। चलिए, GTA का ट्रक है। GTA वाले इस ट्रक को चला के लेके जा रहे हैं। ठीक है जी मैम, ये ड्राइवर है, इसके अंदर ट्रक को लेके जा रहा है। इसके अंदर आपके बहुत सारे गुड्स रखे हैं। सपोज कीजिए मेरा सामान है, मैंने अपना सामान लक्ष्मी नगर से उत्तम नगर मंगाया है। ठीक है जी, लक्ष्मी नगर से मैंने अपना सामान उत्तम नगर ले जाना है। तो लक्ष्मी नगर से उत्तम नगर में अपने हाथों में तो लेके जाऊंगी नहीं। मैंने क्या किया, एक ट्रक बुक किया, उस ट्रक में मैंने अपना सारा सामान रख दिया। अब ट्रक वाले ने मुझे बोला कि अगर आप लक्ष्मी नगर से उत्तम नगर में आपके सामान को लेके जाऊंगा तो मैं आपसे 1000 रुपीज चार्ज करूंगा। कब बस 1000 रुपये? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। चलो, एक सिचुएशन खत्म, 1000 रुपये चार्ज किए। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला अगर GTA वाले ने आपसे 1500 तक चार्ज किए हैं तो हम आपके ऊपर GST नहीं लगाएंगे। कितने तक चार्ज किया है ट्रक के लिए? ट्रक में पूरा सामान मेरा है और पूरे सामान के लिए 1500 चार्ज किया है तो आपके ऊपर GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1500 से ज्यादा चार्ज किया है तो मैम GST लग जाएगा। तो GST लगेगा। आइए पहले समझिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि 1500 से ज्यादा होगा तो फिर GST लगेगा। 1500 तक का चार्ज किया जा रहा है आपसे किराया तो GST नहीं लगेगा। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज। आपने एक कैरेज बुक किया, उस कैरेज में आप ही का सारा सामान है और उसका जो किराया भाड़ा है वो 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्या बोलता है, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 750। मैम अब तो ये वाली बात भी नहीं समझ आई। पॉइंट नंबर G तो समझ आया ना अच्छे से? अभी समझाया ही सिर्फ G है, अब ऐसे समझाऊंगी, आ जाओ वापस। सुनो, अब क्या कर रहे हैं, सपोज ये है एक ट्रक। ठीक है जी, ये ट्रक है। चलो, ये ट्रक है। इस ट्रक में बहुत सारा गुड्स जा रहा है। ठीक है जी, ये ट्रक सामान लेके जा रहा था। मैंने ट्रक वाले को बोला अरे रुको 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 रुको, मेरा सामान है लक्ष्मी नगर में है, क्या आप मेरे सामान को उत्तम नगर तक पहुंचा दोगे? इन्होंने बोला जी क्यों नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचा देंगे। मैंने कहा लक्ष्मी नगर से उत्तम नगर लेके जाना है। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ले जाएंगे। मैंने कहा मेरा बस एक ही बैग है, तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ट्रक में अभी जगह खाली है, आ जाएगा। देखो अब मेरा पूरा सामान नहीं है, पूरा ट्रक मैंने हायर नहीं किया, मैंने सिर्फ उस ट्रक में अपना एक बैग रखा। इन्होंने कहा इस बैग का हम आपसे कितना रुपया लेंगे? 600। कितना लेंगे? 600। अब बताइए इस पर GST लगेगा कि नहीं? तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला अगर GTA वाला आपसे आपके सामान के लिए, जो कि पूरा ट्रक आपके सामान से भरा नहीं है, आपने सिर्फ उसमें अपना एक बैग रखा, अपना पर्टिकुलर सामान रखा, उसमें औरों के भी सामान जा रहे हैं पर उसमें आपने अपना भी सामान रखा और उस पर्टिकुलर सामान के लिए आपसे 750 रुपए तक चार्ज करता है तो GST नहीं लगेगा। बट 750 से ज्यादा चार्ज करेगा तो GST लग जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझसे 600 चार्ज किया है तो मतलब कि GST नहीं लगेगा। सुनिए, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज, एक सेकेंड इसको दिखाती हूँ आपको, वो नीचे हो गया है, वेट। चलिए, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कैरेज। एक ही कैरेज में बहुत सारा सामान जा रहा है, एक ही सिंगल कैरेज में बहुत सारा सामान जा रहा है। जी मैम, यहाँ पर भी एक ही सिंगल कैरेज में सामान जा रहा था। जी मैम, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स। आपके जितने भी गुड्स हैं, आपसे रिलेटेड जितना भी गुड्स है, उसके लिए 700 रुपये पर चार्ज किया जा रहा हो। कितना चार्ज किया जा रहा हो? 750 रुपये चार्ज किया जा रहा हो।
ठीक है जी। तो आपसे कितना चार्ज किया जा रहा है? अगर 750 रुपए तक चार्ज किया जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। याद रखना, इसमें जितना भी आपका जितना भी गुड्स है उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर पूरे ट्रक की बात हो रही है, क्योंकि पूरे ट्रक में आप ही का गुड्स जा रहा है, लेकिन यहाँ पर है पूरे ट्रक में आपका सामान नहीं जा रहा, ट्रक वाला बहुत सारे पर्सन का सामान लेके जा रहा है। तो बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट, जीटीए वाले अपनी सर्विस देते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देते हैं, इस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए वाले अनरजिस्टर्ड को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहे हैं, इस केस में जीएसटी नहीं लगता। हालांकि जब मैंने आरसीएम पढ़ाया था तब भी ये बात आपको बताई थी। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट, जीटीए वाले अपनी सर्विस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को या फिर लोकल अथॉरिटी को। ठीक है जी, जो कि और इसमें एक वर्ड लिख लो, गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी को भी दे रहे हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन ये सब जीएसटी में रजिस्टर्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो इनके केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जीटीए वाले सर्विस दे रहे हैं कुछ नोटिफाइड रेसिपिएंट को। किसको दे रहे हैं? कुछ नोटिफाइड रेसिपिएंट को। मैं आपको भी पढ़ाऊंगी जब बेयर एक्ट पढ़ाऊंगी, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, एलएलपी हो गई, ये सब क्या होती है? नोटिफाइड रेसिपिएंट है। ये सब क्या है? नोटिफाइड रेसिपिएंट है। आरसीएम में भी आपको समझाया था बढ़िया से, ये सब नोटिफाइड रेसिपिएंट है। अब चाहे ये नोटिफाइड पर्सन रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इस केस में अगर इनको सर्विस दी जा रही है तो जीएसटी लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, आ गई। तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि जीटीए की सर्विस पर हमेशा जीएसटी है, लेकिन बीच बीच में हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े। कैसे कैसे एक्सेप्शंस पढ़े बताइए मैम? एक्सेप्शन पढ़ा, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके जाया जा रहा है, मिल्क, सॉल्ट फूड, ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस को लेके जाया जा रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट तक को लेके जाया जा रहा है, नो जीएसटी, नो जीएसटी, नो जीएसटी। फिर मैम आपने बताया कि जीटीए वाला आपसे जो भाड़ा चार्ज कर रहा है पूरे ट्रक के लिए 1500 रुपये चार्ज कर रहा है, नो जीएसटी। फिर आपने बताया कि जो जीटीए वाला है वो आपके गुड्स को ट्रक में रख के ले जा रहा है और आपका पूरा ट्रक आपसे नहीं भरा, आपके सामान से नहीं भरा, उसमें तो थोड़ा सा सामान आपका है और उस सामान के लिए आपसे 750 रुपये चार्ज किया जा रहा है, तो उस केस में भी जीटीए वाला आपसे टैक्स नहीं लेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए वाला अगर अपनी सर्विस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। इतनी बातें कराई। फिर मैंने बोला कि जीटीए वाला अपनी सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जो कि टीडीएस की वजह से जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर मैंने आपको कराया कि जीटीए वाला अगर नोटिफाइड रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है, नोटिफाइड रेसिपिएंट आरसीएम में अच्छे से बताए थे, फैक्ट्री हो गई, एलएलपी हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, भी दिखाऊंगी, उनको सर्विस दे रहा है तो उन पर जीएसटी लगेगा, चाहे वो नोटिफाइड पर्सन रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, आई। ये देखो, ये मैंने आरसीएम के साथ लिंकेज भी यहाँ पर दी हुई है। हालांकि पूरी लिंकेज मैंने आरसीएम में आपसे डिस्कस की थी, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस की थी, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं उठाऊंगी, बट स्टिल मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है। ठीक है जी। जी मैम, बहुत बढ़िया, हमको ये फ्लो चार्ट आता है। चलिए मैं एक काम करती हूँ, 1 मिनट लगा के इसे रिवाइज करा देती हूँ। सुनिए जी, सुनिए, आरसीएम से लिंकेज करा रही हूँ। आरसीएम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर लिंकेज करा रही हूँ आरसीएम और ये जो अभी एग्जामिनेशन पढ़ी इसकी। आप सब जानते हो आरसीएम में 2 रेट होते हैं जीटीए के ऊपर, 5 भी होता है, 12 भी होता है। अगर वो 5% से देगा तो उसको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। अगर वो 12 से देगा तो अगर 5 से देगा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर वो 12 से देगा तो उसको आईटीसी मिल जाता है। अब आ जाइए इस पर, अगर मान लो 5% की डिग्री की बात करूँ तो इसमें रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। आप सब जानते हो, जस्ट अभी अभी पढ़ा, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो नोटिफाइड वाली कैटेगरी में नहीं आता तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नोटिफाइड है तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब रजिस्टर्ड तो है, लेकिन ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 51 टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए ही रजिस्टर्ड है, तो इन केस में भी एग्जामिनेशन मिली हुई है, जस्ट अभी अभी पढ़ा।
ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर आप फुल 12% में लाई करते हो तो क्या होगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी लगेगा, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है वो भी नोटिफाइड है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अदर देन नोटिफाइड है तो जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए, थोड़ी सी लिंकेज थी जो कि मैंने फ्लो चार्ट से करा दी। इसी के साथ जीटीए का टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब रोड पर जीटीए तो खत्म हो गया, लेकिन बचा क्या मैम, रेल तो बच गया। अभी चलिए रेल समझते हैं। रेल के साथ गुड्स जा रहे हैं, रेल के अंदर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल। मैम कभी कभी तो एग्जाम्पशन मिल सकती है ना, जी हाँ, कुछ केसेस हैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। बाकी सभी केसेस में रेल के द्वारा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये टैक्सेबल होंगे। आइए सुनिए, क्या सेम है, बिल्कुल जो अभी पढ़ा बिल्कुल सेम मिलेगा, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेल के थ्रू जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। रेल के थ्रू अगर आप मिल्क को, सॉल्ट को, फूड को, ग्रेन्स को, फ्लोर को, पल्सेस को, राइस को लेके जा रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्यूज जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन जो कि रजिस्टर्ड है उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीफ मटेरियल नहीं लगेगा। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं लगेगा। बताइए सारे पॉइंट सेम है अब तक की नहीं? जी मैम सारे पॉइंट सेम है, बट 2 पॉइंट मिसिंग है मैम। कितना सही पकड़ गए मेरे बच्चों। बताइए कौन कौन सा मैम? एक तो 750 वाला और एक 1500 रुपए वाला, जो कि मैंने वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था। वो बातें यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर 750 और 1500 रुपए जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट सेम है कि नहीं? जी मैम सेम है। तो ये प्रोडक्ट्स ए टू एफ तक चाहे जीटीए के थ्रू मूव करें जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे रेल के थ्रू मूव करें जीएसटी नहीं लगेगा। एक बात और अभी बता दे रही हूँ, चाहे ये वाले प्रोडक्ट वेसल के थ्रू मूव करेंगे तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी पढ़ाऊंगी हालांकि। अब एक पॉइंट इसमें न्यू आया, ये पॉइंट याद रखना है आपको। रेल के थ्रू रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जा रहा है, रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल जा रहा है, रेल के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर रेल इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जीटीए के थ्रू तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई एग्जामिशन हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है जी। जी मैम। आ जाइए, अब बात करते हैं वेसल की। वेसल में आप सभी जानते हो बोट बहुत छोटी होती है। बोट पर जनरली जो भी पर्सन अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन होते हैं? फिशमैन होते हैं ज्यादातर, या फिर जो रिवर में बीच में जा जाके अपना सामान बेचते हैं, जो मछलियों को खिलाने का जो सामान होता है उसको बेचते हैं। इस तरह के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बोट के थ्रू, या फिर कोई रिवर क्रॉस करने के लिए बोट का यूज करता है, अपने गुड्स को ले जाता है। तो जनरली वो बहुत बड़े लेवल पर यूज नहीं की जाती है बोट। तो बोट को आप यूज कर रहे हो जिसको लॉ की लैंग्वेज में इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आप वेसल और शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वेसल और शिप के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो ये हमेशा क्या होता है? वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हमेशा टैक्सेबल होता है। जैसे अभी पढ़ा था ना, रेल के थ्रू हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। सिमिलरली जीटीए के थ्रू भी हमेशा टैक्सेबल होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं। सिमिलरली अगर आप वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, इन इंडिया कर रहे हो, तो हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन पे देखो मैंने स्टार लगाया है, और स्टार को मैंने डिफाइन कर रखा है इन सभी जगह पर। इसका मतलब जो जो एक्सेप्शन रेल में थी वही सभी एक्सेप्शन वेसल में भी है। क्या मैम रेलवे इक्विपमेंट अगर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। चलो, ये तो मैंने आपको बताया वेसल इन इंडिया में यूज हो रहा है, लेकिन हो सकता है वेसल आउटसाइड इंडिया में यूज हो रहा हो मैम। लेकिन आपने रेल का तो बताया नहीं कि रेल से आउटसाइड इंडिया गुड्स जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए रेल से आउटसाइड इंडिया गुड्स जाते हैं क्या? नो मैम। जीटीए से आउटसाइड इंडिया गुड्स जाते हैं क्या? नो मैम। आउटसाइड इंडिया या तो जाते हैं वेसल से या फिर जाते हैं एयरक्राफ्ट से। तो 2 ही जगह पर हम पढ़ेंगे इन इंडिया आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट। बाकी किसी भी जगह पर हम इंडिया आउटसाइड इंडिया का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पढ़ रहे थे। लेकिन अब आउटसाइड इंडिया का भी पिक्चर में आएगा। तो सुनो जी सुनो, सुनो जी सुनो, जल्दी से सुनो। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेसल से गुड्स मूव कर रहे हो, इन इंडिया कर रहे हो। इंडिया हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क
और ऑर्गेनिक मैन्योर जो था, डिफेंस मटेरियल था, रेलवे इक्विपमेंट थे, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया वेसल के थ्रू गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया गुड्स को लेके जा रहे हो वेसल के थ्रू, तो हो सकता है एक्सपोर्ट हो रहा हो सकता है इंपोर्ट हो रहा हो सकता है ना वेसल के थ्रू आप गुड्स को भेज रहे हो सकता है वेसल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हम चार्ज पे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब मैं गुड्स को कैरी करूंगी तो उस पर कुछ खर्चा तो पे करूंगी ना, उस खर्चे के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगी तब भी जीएसटी की बात आएगी, अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट करूंगी तब भी जीएसटी की बात आएगी। लेकिन बताइए आउटसाइड इंडिया वेसल के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं। तो आउटसाइड इंडिया में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट को तो हमेशा चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, तो एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी वेसल के थ्रू नहीं लगेगा। लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हो, वेसल के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। चलिए अब बात आती है एयर की। एयर की अगर मैं बात करूं, यानी कि हवाई जहाज के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, विद इन इंडिया किया जा रहा है, तो टैक्सेबल ऑब्वियसली है। विद इन इंडिया अगर एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैं आउटसाइड इंडिया की बात करूं, तो बताइए, सोचिए क्या लगता है आपको। मैम आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, क्योंकि एयर का चार्जेस बहुत महंगा होता है। एयर पे जो किराया लगता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगता है, चीज़ें ऑलरेडी इंपोर्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला कि इंपोर्ट के टाइम पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वैसल से इंपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी लग रहा है, याद रखिए। लेकिन ऐप से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी सारी बातें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए एक बार रिवाइज करेंगे इसको, फिर हम डिटेल में और पढ़ेंगे। मेरे को एक दो छोटी छोटी बातें और बतानी है, इसको रिवीजन के बाद देखेंगे। चलिए सुनिए, हमने क्या पढ़ा कि अगर गुड्स आपका रोड, रेल, वेसल, एयरक्राफ्ट के थ्रू जा रहा है तो जीएसटी लगेगा कि नहीं। रोड के थ्रू हमने क्या पढ़ा, रोड के थ्रू अगर जीटीए और अदर देन कुरियर एजेंसी के अलावा किसी के भी थ्रू जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर जीटीए के थ्रू जा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। किन किन चीज़ों में एग्जाम्पशन मिलेगी, चलिए बताइए मैम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और बताइए मैम मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, और बताइए फ्लोर, पल्सेस, राइस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ऑर्गेनिक मैन्योर में मिल जाएगी, न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, रिलीफ मटेरियल में मिल जाएगी, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट में मिल जाएगी। अगर ट्रक का भाड़ा 1500 है या फिर आपने किसी ट्रक में सामान रखा और उस ट्रक का भाड़ा 750 तक का है, तब भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर जीटीए वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर जीटीए वाले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहे हैं ना मैम, तो भी एग्जाम्पशन बताइए मिल जाएगी। अगर वो रजिस्टर्ड है तो मैम, अगर वो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, वो अंडर सेक्शन 51 रजिस्टर्ड है, टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, तब भी उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर जीटीए वाले नोटिफाइड रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहे हैं, नोटिफाइड रेसिपिएंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। आरसीएम में बताइए, सॉरी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी लगेगा। फिर ये आरसीएम की लिंकेज मैंने आपको कराई थी, ठीक है। फिर रेल की बात की थी, रेल में हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन कुछ केसेस थे जहाँ टैक्सेबल नहीं है। उसके वैसल कराया था, इन इंडिया हमेशा टैक्सेबल, एयर इन इंडिया हमेशा टैक्सेबल। लेकिन वैसल आउटसाइड इंडिया की बात करें तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एग्जैम्प्ट है, लेकिन इंपोर्ट टैक्सेबल है। अगर एयर की बात करें तो एयर से एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो, वो सब कुछ एग्जैम्प्ट है। चलिए जी, इतनी बात समझ आई। जी मैम बात समझ आई। अब पहले मैं आपको एक बात और समझाती हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है। अभी तक मैं बहुत देर से बार बार बोल रही हूँ कि जीटीए में कौन कवर होगा, कौन कवर होगा, कौन कवर होगा। तो मैं एक सिंपल सा वर्ड बोल रही थी, अंडर जीटीए रजिस्टर्ड हो जाओ, ताकि आपको मेरी बातें समझ आए। बट जीटीए में रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब होता है? देखो, जीटीए के अंदर कब माने जाओगे कि आप एज अ जीटीए ट्रक चला रहे हो। जीटी के अंदर कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ जाता है, बट वो मैं इसलिए बोल रही थी सो दैट आप माइंड मेकअप कर पाओ कि जीटीए एक अलग चीज होती है, अगर हम अपना पर्सनल व्हीकल चला रहे हैं तो वो एक अलग चीज होती है। बट अब मैं यहाँ क्लियर कर डिफाइन करती हूँ कि जीटीए का मतलब क्या होता है।
सबको समझ आया, एग्जाम्पशन समझ आई? जी मैम आई। अब जीटीए को समझते हैं कि जीटीए क्या होता है। देखो, जीटीए के अंडर में अगर कोई ट्रक है, जीटीए के अंडर में अगर कोई ट्रक चल रहा है, तो जब इस ट्रक में आप अपना गुड्स रखोगे, जब इस ट्रक के अंदर आप अपना गुड्स रखोगे, तो ये ट्रक वाला आपको एक कंसाइनमेंट नोट देगा। क्या दे देगा? कंसाइनमेंट नोट देगा। जब ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर देगा तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके गुड्स की वो अब ट्रांसफर हो गई है किसके ऊपर? जीटीए के ऊपर। अब गुड्स को ले जाने में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गुड्स को कुछ भी होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जीटीए की। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो गई बाय इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट। अगर आपने किसी को गुड्स मूवमेंट के लिए दिया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया है, और अगर आपको कंसाइनमेंट नोट मिला है तो आप समझ लेना वो जीटीए है। अगर आपको कंसाइनमेंट नोट नहीं मिला तो आप समझ लेना वो जीटीए नहीं है। अगर वो जीटीए नहीं है तो फिर एग्जैम्प्ट है, जीटीए है तो फिर टैक्सेबल है, बट कुछ केसेस हमने पढ़े वहाँ पर एग्जैम्प्ट है। चलिए, इतनी बात समझ आई कि नहीं मैम? आई। अब चलो एक और चीज़ पढ़ाती हूँ, बंडल्ड सर्विस। सबको पता है कि बंडल्ड सर्विस क्या होती है, सबको मैंने बता रखा है बेसिक क्लासेस में। कंपोजिट बंडल होता है और आर्टिफिशियल बंडल होता है। कंपोजिट बोले तो नेचुरल बंडल होता है, और कैसा बंडल होता है मैम? आर्टिफिशियल बंडल होता है। अब देखो, ये जो ट्रक वाला है, ये ट्रक वाला सर्विस दे रहा है। मेनली सर्विस ये किसकी देता है मैम? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है। मेनली तो ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना, लेकिन ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो ये आपको और भी सर्विसेज दे रहा है। लाइक हो सकता है ये आपको बोले कि आपके गुड्स को लोड करना होगा, फिर उस जगह पहुंच के आपके गुड्स को अनलोड करना होगा। हो सकता है अनलोडिंग की सर्विस और लोडिंग की सर्विस ये अलग से भी देता हो सकता है अलग से ना देता हो, ये पूरा बंडल के रूप में देता हो। ये बोले कि जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है ना, उसमें मैं लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ मिला के देता हूँ। और अगर मान लो कहीं पर बीच में रुके, टेम्परेरी उनको वेयर हाउसिंग करना है, उनको कूलिंग स्टोरेज देनी है, तो वो सारी सर्विसेज हम आपके गुड्स को दे देंगे। तो बेसिकली ये बंडल में सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बताइए? ये लोडिंग भी दे रहे, अनलोडिंग भी दे रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये एक बंडल सर्विस हुई कि नहीं हुई? जी मैम हुई। लेकिन ये बंडल सर्विस कब हुई? जब ये सारी सर्विसेज के लिए एक सिंगल इनवॉइस इशू करें। लेकिन अगर ये हर एक सर्विस के लिए एक अलग अलग इनवॉइस इशू करते हैं तब ये बंडल सर्विसेज में नहीं आएगा। तब तो ये सेपरेट सर्विसेज हैं, सेपरेट जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर सारी सर्विसेज के लिए एक पर्टिकुलर इनवॉइस देते हैं तो ये कैसी सर्विस है? बंडल्ड। अब आप सब मुझे बताइए, मैसेज कीजिए और बताइए कि ये तो आर्टिफिशियल बंडल है या नेचुरल बंडल है। सभी बच्चे कमेंट में मैसेज कीजिए। मैम ये जो बंडल है ना, ये बंडल ना आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि मैम मेन सर्विस तो उसकी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन उसे लोडिंग अनलोडिंग देनी पड़ रही है ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस। आपका गुड्स है मैम, गुड्स क्या आप ट्रक में रखोगे? क्या आप ट्रक से उतारोगे? नहीं उतारोगे ना। अगर वो ऐसी सर्विस देना बंद कर दे, क्या आप उसके थ्रू अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कराओगे? जी मैं तो नहीं कराऊंगी। ठीक है जी मैम, अब आप सही बोल रहे हो बच्चों, आप सबको समझ आ गया कि कैसी सर्विस है कंपोजिट बंडल्ड। तो यही मैं आपको समझा रही थी कि कब कंपोजिट बंडल होता है, कब नेचुरल बंडल होता है। जीटीए वाले बहुत काम करते हैं कंपोजिट बंडल के बेसिस पर। और जीटीए वालों को जीटीए वाला कब कहा जाएगा? जब वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के बदले आपको एक कंसाइनमेंट नोट इशू कर दें। आ जाइए, ये हमारा फ्लो चार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब सभी आ जाइए नोट्स पर। आ गए आप सभी नोट्स पर? जी मैम हम नोट्स पर आ चुके हैं। आ जाइए। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहाँ पर फिर से खिचड़ी मिलेगी, लेकिन आपको पूरा का पूरा खाना सुंदर सा सजा के एक प्लेट में परोस दिया गया है नोट्स के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में। ठीक है जी मैम। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रोड। आप सब जानते हो रोड के थ्रू करते हो तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जीटीए के केस में जीएसटी लगेगा, कुरियर एजेंसी के केस में जीएसटी लगेगा। इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या है? बोट के केस में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है मैम, आ जाइए और नीचे देखिए।
रोड का यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी मैम, हो गया, लेकिन अभी आगे जाके रोड का और पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा रोड का एक ही जगह करा दिया था, याद है ना, एग्जामिशंस में काफी सारे एक्सेप्शंस कवर किए थे जी मैम। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल और वेसल, रेल और वेसल के थ्रू आप वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया में आप गुड्स को ले जा रहे हो, ठीक है जी। रिलीफ मटेरियल जीएसटी नहीं लगेगा, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट जीएसटी नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो कि रजिस्टर्ड होते हैं न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, रेलवे इक्विपमेंट नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लगेगा, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स जीएसटी नहीं लगेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी। समझ आई कि नहीं आई जी मैम। लेकिन मैंने आपको आउटसाइड इंडिया वाली बातें भी बताई हैं वेसल के केस में, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, आगे जाके किसी और एग्जामिशन में कवर कर रखी होंगी, लेकिन मैंने सारा का सारा एक ही जगह आपको सर्व किया है। आइए जी, अब आपको रेल और वेसल का केस समझ आया। अब जीटीए की बात ही फिर से उठा लाए। जीटीए की बात में इन्होंने बोला कि हालांकि हमने पहले बोला कि जीटीए के केस में जीएसटी लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अब हम आपको दे रहे हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा, और ये सारे एक्सेप्शंस आपको आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपको आता है, 1500 रुपये वाली बातें आपको पता है, 750 वाली बातें आपको पता है, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस वाली बातें आपको पता है, ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूज़पेपर रिलीफ मटेरियल डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट वाली बातें पता है। बस यहाँ पर क्या नहीं आया, रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पर कवर नहीं है। क्या कवर नहीं है यहाँ पर, रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पर कवर नहीं है, ठीक है जी मैम। आ जाइए नेक्स्ट। ये भी आपको पता है कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस देता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को सर्विस देता है तो जीएसटी नहीं लगता। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देता है तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर जीटीए कुछ नोटिफाइड एंटिटीज को सर्विस देता है, कौन कौन सी नोटिफाइड एंटिटीज है पढ़िए, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, इन सबको देता है, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे ये अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी हमेशा लगेगा। 21B। नेक्स्ट मैम ये नंबर याद करने नहीं। अगर जीटीए सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी जो कि टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है, अंडर सेक्शन 51 में इन सबको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, इसलिए ये रजिस्टर्ड है, और फिर जीटीए इनको सर्विस दे रहा है तो उस केस में इनको भी एग्जाम्पशन मिली हुई है, क्योंकि मेनली तो ये अनरजिस्टर्ड ही हुई ना, लेकिन ये तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, तो लॉ मेकर ने बोला इनको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। आ जाइए अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, एनालिसिस में इन्होंने बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मतलब है, देखो द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जाम्प्ट, आप सब जानते हो, लेकिन जीटीए और कुरियर एजेंसी एक्सेप्शन है, इनमें चीजें टैक्सेबल होती हैं। लेकिन जीटीए की सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जाती है तो क्या होती है मैम, एग्जाम्प्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है, एग्जाम्प्ट। लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैम टैक्सेबल, जीएसटी लगेगा। देखो बार बार रिपीटेशन हो रहा है और मैं करा रही हूँ, मजे की बात तो ये कि रिपीटेशन हो रहा है और मैं करा रही हूँ, आप सब बोल रहे हो कि अरे मैम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये देखो इस चैप्टर में ऐसा कोई समझने वाली बात तो है नहीं, ये तो रटने वाली बात है। समझने वाली चीजों का लॉजिक मैं फ्लो चार्ट में दे देती हूँ जहां जहां जरूरी होता है, लेकिन अब तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब रट्टा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में खुद ही फिट हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद अगर जीटीए वाला सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को तो वो एग्जाम्प्ट होता है, जीटीए वाला सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड कैजुअल पर्सन को तो वो टैक्सेबल होता है, फैक्ट्री वगैरह में टैक्सेबल होता है। आ जाइए आप, जीटीए कौन होता है, तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया था कि जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जो कि क्या इशू करती है, कंसाइनमेंट नोट इशू करती हैं। अगर ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है तो मैम इसका यही मतलब होता है कि अब जो लियन है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफर हो गई है ट्रांसपोर्टर के हाथ में, और अब ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके गुड्स को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। अगर किसी जीटीए ने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया तो क्या मैं उसको जीटीए बोलूंगी, नो मैम, फिर आप उसको जीटीए नहीं बोलोगे। अब ये एग्जाम्पल है तो ये आप होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। देखो वैसे तो होमवर्क बहुत कम देती हूँ, आज दे रही हूँ, तो इसको पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें फिर इसमें।
चलिए, कंसाइनमेंट नोट क्या होता है इसको आप एक बार मैं अभी पढ़ाऊंगी और शॉर्ट नोट के थ्रू इसको माइंड में फिट कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जीटीए के द्वारा इश्यू किया जाता है, रेसिपिएंट को दिया जाता है। इसमें क्या होता है मैम? ये सीरियली नंबर्ड होता होगा? जी बिल्कुल होता है। इसमें कंसाइनर का नेम होता है, कंसाइनी का नेम होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जीएसटीएन नंबर होता है, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल होती है, इसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है जहां से गुड्स चला, और डेस्टिनेशन जहां को गुड्स गए वो भी होता है। गुड्स कितने वेट का है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी यूनिट्स है, जीएसटीएन आईएन नंबर होगा, अदर पर्टिकुलर्स जो भी टैक्स इनवॉइसेस में लिखे जाते हैं वो सभी पर्टिकुलर यहाँ लिखे जाएंगे। टैक्स इनवॉइस में क्या लिखा जाता है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, और मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, पर अभी वो सीक्वेंस में ही आपको करना है, तो इसके बाद वो चैप्टर कराया जाएगा। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैम, टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सब कुछ इनवॉइस की क्लास में पता लगेगा, क्यों टेंशन लेते हो। अब ये जो चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं जीटीए के बारे में, कि जब जीटीए बंडल्ड सर्विस देता है, मतलब कि लोडिंग करा रहा है, पैकिंग करा रहा है, अनपैकिंग करा रहा है, एंसिलरी सर्विसेज दे रहा है, तो अगर ऐसी एंसिलरी सर्विसेज के लिए वो इंडिपेंडेंट आपको इनवॉइस नहीं दे रहा तो उसको बंडल्ड सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इनवॉइस सबके लिए दिया जा रहा है तो उसको बंडल्ड सर्विस नहीं बोलेंगे। यही बात इनकी यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुरियर एजेंसी का मैंने आपको बताया कि डोर टू डोर सर्विस दी जाती है। आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरियर एजेंसी, गलती से भी मत सोच लेना। ये पूछा जाएगा कुरियर एजेंसी की सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा कि नहीं, तो आप सबको पता है लगेगा। सिमिलरली एक्सप्रेस कार्गो सर्विस आप सबको मैंने एग्जांपल भी दिया कि अमेज़न के द्वारा घर पे गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। चलो, ये जो है ये इन्होंने फ्लो चार्ट एक दे रखा है समरी के रूप में। हालांकि आपको मैंने बढ़िया सी समरी दी है तो आप वहीं से कीजिएगा। इन्होंने बताया है कि अगर रेल की बात करें तो रेल के थ्रू गुड्स जो होते हैं और वेसल के थ्रू जो होते हैं वो एग्जाम्ड हमेशा नहीं होते हैं, हमेशा टैक्सेबल होते हैं, बट कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट होते हैं। लेकिन जीटीए की बातें करें तो उस केस में इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी चीजें एग्जाम्प्ट होंगी, ये सब कुछ इन्होंने एक अपनी समरी दे रखी है। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट। अब हम करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या करेंगे? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले आ जाइए मेरे हैंड रिटन फ्लो चार्ट्स पर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे पहले वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? चलिए, नहीं लिया हो तो अब ले लीजिए। मैं एक बार और फिर से शो कर देती हूँ। नोट जिसने कर लिया हो बहुत अच्छी बात है, साथ की साथ चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए जल्दी से। जी मैम, ले रहे हैं ले रहे हैं। अब इधर का लो। अब इस वाले पेज का लो। इस वाले पेज का लीजिए। इस वाले पेज का लीजिए। ये सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसके पास क्लासेस हैं, क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, उन सबके पास ही नोट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, अगर कोई अदर स्टूडेंट देख रहा हो जिसके पास नोट्स ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लीजिए। ये पूरा आरसीएम का एक फ्लो चार्ट है जिसमें आरसीएम की लिंकेज बताई गई है। चलिए लीजिए, पूरा एक ही बार में जूम इन कर दिया है। ले लिया? जी मैम ले लिया। आइए आगे बढ़िए। रेल की बातें, रेल का लीजिए।
एयर बंडल सर्विस। चलिए आ जाइए अब आगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर। अब हम करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें से कुछ चीज़ें एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती हैं और जो मेन क्वेश्चन फ्रेम होता है वहाँ पर भी ये एंट्री बहुत पूछ ली जाती है। तो ये है इम्पॉर्टेंट, इस पर लिख लो, ये है इम्पॉर्टेंट। चलिए इस पर लिखिए इम्पॉर्टेंट। शुरू करूं? जी मैम कर दीजिए। पहले फ्लो चार्ट से करेंगे फिर मेन नोट पर आ जाएंगे। आरबीआई के द्वारा दी गई सर्विस। आरबीआई किसी को कैसी भी सर्विस दे उसके बदले में जो भी रुपया पैसा चार्ज करेगी उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी। आरबीआई के द्वारा दी गई सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता। बट याद रखिए अगर कोई अदर पर्सन आरबीआई को सर्विस दे रहा हो तो जीएसटी लगता है। आरबीआई के द्वारा दी गई सर्विसेज पर कभी जीएसटी नहीं लगता। बट अगर कोई पर्सन आरबीआई को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी हमेशा लगता है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। लेकिन आप सब जानते हो आरसीएम में कुछ पढ़ाया था उससे लिंक हो जाएगी ये बात। चलो हालांकि वो अब मैं लिंकेज नहीं कर रही वरना बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम टफ लगने लग जाता है, अब ज्यादा लिंकेज मत दिया करो। इतनी छोटी छोटी लिंकेज भी आपको टफ लगने लग जाती है क्या? आइए पॉइंट नंबर 2, बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, एडवांस दिया गया है। जब बैंक लोन देती है, एडवांस देती है तो उस पर क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, कोई डिस्काउंट वगैरह चार्ज करती है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बैंक ने लोन दिया, अब मैं बैंक को क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी। तो इंटरेस्ट पे बैंक मुझसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगी। डिस्काउंट पर बैंक मुझसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा। क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज होती हैं उस पर तो जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया बात है, सुनिए इसको। आप सब जानते हो, सपोज कीजिए आप सबको टूर पर जाना है, आप इंडिया में रहते हो और आपको बताइए कहाँ घूमने जाना है। बताइए मैम हम चले जाते हैं घूमने यूएस से। घूमने के लिए यूएस से जाना है या बिजनेस करने यूएस से जाना है? मैम घूमने के लिए चले जाते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास इंडियन करेंसी है और आपको अब क्या चाहिए? जब यूएस से जा रहे हो तो डॉलर्स चाहिए होगा। जी मैम डॉलर चाहिए होगा। तो अब डॉलर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? आप बैंक के पास जाओगे। जी मैम, आप जब बैंक के पास जाओगे, आप बैंक को जब रुपए दोगे तो बैंक बदले में आपको क्या दे देगी? डॉलर। तो इसमें बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगी कि नहीं? जी मैम करेगी। तो इस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? जी मैम बिल्कुल लगेगा। अगर आप बैंक के पास नहीं जाते हो, अगर आप बैंक के पास नहीं जाते हो, आप किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाते हो, आप पढ़ोगे फेमा एक्ट। फेमा एक्ट में क्लियर कट डिफाइन है, फेमा एक्ट 1999 है, उसमें क्लियर कट डिफाइन है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन नोटिफाइड करती है कि अगर आप चाहो तो ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाके भी अपनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। बदले में वो वाली वो ऑथराइज्ड पर्सन भी आपसे क्या चार्ज करेंगे? कमीशन चार्ज करेंगे। तो उस कमीशन पर भी जीएसटी लगेगा। तो देखो आपको क्या समझ आया? अगर आप घूमने जा रहे हो और आप करेंसी चेंज कराते हो तो जो भी कमीशन आपका बनता है उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और की गई है, वो बताती हूँ। देखो मैं एक क्यों लिख रही हूँ? मैं के लिखूंगी ना। मैं कहाँ पर गई? मैं गई बैंक के पास। बैंक से मैंने बोला कि बैंक मेरी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर दो, मेरे रुपीस आप मुझसे ले लो और मेरे को डॉलर दे दो। बैंक बोलती है कंचन जी हमारे पास तो डॉलर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ किसी और बैंक पे चली जाती हूँ। बैंक ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ही आपको करेंगे, आप टेंशन क्यों करते हो, शाम तक आपको डॉलर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या कमीशन लोगे क्या? बैंक बोलती है तभी तो आपको रोका है, नहीं वरना जाने नहीं देते क्या? मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कमीशन तो लिया, अब इस कमीशन पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? मैम लगेगा। लेकिन बैंक के पास डॉलर नहीं है। बैंक ने दूसरी बैंक को फोन लगाया और कहा अच्छा जी बैंक जी सुनो क्या आपके पास डॉलर है? तो दूसरी बैंक ने कहा जी हाँ डॉलर है। तो उसने कहा एक काम करो बैंक, आप ना डॉलर मेरे पास भिजवा दो। ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है। बैंक 2 ने डॉलर बैंक 1 के पास भेजा। तो
बैंक टू फ्री में भेज देगी क्या? नो मैम, बैंक टू भी तो कोई ना कोई कमीशन चार्ज करेगी बैंक वन से। जी बिल्कुल करेगी। बैंक टू बैंक हुई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सोचो ये बैंक टू को फोन ना लगाती, किसी ऑथराइज्ड पर्सन को फोन लगाती जो कि फेमा के द्वारा नोटिफाइड है, तो ये बैंक ऑथराइज्ड पर्सन को बोलती है, अरे ऑथराइज्ड पर्सन जी आपका तो काम ही है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना, तो आपके पास क्या डॉलर अवेलेबल है? एपी बोलेगा जी हाँ है, बताइए कितना चाहिए? तो इसने कहा मुझे इतना डॉलर चाहिए। तो एपी इस बैंक से कमीशन चार्ज करेगा कि नहीं? जी मैम करेगा। तो इस कमीशन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बात समझ आई? क्रक्स क्या निकला वो सुनो। मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करूं जीएसटी लगेगा, मैं ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करूं जीएसटी लगेगा, लेकिन बैंक टू बैंक आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक टू ऑथराइज्ड पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है जीएसटी नहीं लगेगा। ऑथराइज्ड पर्सन टू ऑथराइज्ड पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है जीएसटी नहीं लगेगा। हो सकता है ना मैं ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाऊं, अब उस ऑथराइज्ड पर्सन के पास करेंसी ना हो, वो दूसरे ऑथराइज्ड पर्सन को फोन लगाए, हो सकता है वो बैंक को फोन लगाए। तो यहाँ पर इस चार्ट में बड़ा ही बढ़िया इस चीज को समझाया गया है। आइए देखते हैं कैसे। आ जाइए मिलके ही देखेंगे। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक टू बैंक, बताइए जीएसटी लगेगा? नो मैम नहीं लगेगा। बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर ट्रांजैक्शन हो रही है, बताइए जीएसटी नहीं लगेगा। ऑथराइज्ड पर्सन टू ऑथराइज्ड पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है, मैम जीएसटी नहीं लगेगा। ऑथराइज्ड पर्सन टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम अब आ गई। नेक्स्ट, लेकिन अगर इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन डायरेक्टली बैंक या ऑथराइज्ड पर्सन से सेल ऑफ फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन करने जा रहा है तो जीएसटी लगेगा? जी मैम तब तो जीएसटी लगेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक के द्वारा कोई सी भी सर्विस दी जा रही है, कैसी सर्विस दी जा रही है? कोई भी सर्विस दी जा रही है और सर्विस उन पर्सन्स को, उन अकाउंटेंट, उन अकाउंट होल्डर को दी जा रही है जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में अकाउंट खुलवा के बैठे हैं। ऐसे अकाउंट होल्डर जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया था और बैंक इनको बहुत सारी सर्विस देती होगी, लाइक इनको लोन देती होगी, लोन तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है मैम, अब इनको एसएमएस की फैसिलिटी देती होगी, इनको पासबुक देती होगी, इनसे अदर चार्जेस लेती होगी, वो सारी की सारी सर्विसेज क्या है? एग्जाम्प्ट। उन सभी सर्विसेज पर जीएसटी ना लगेगा। आगे बढ़ जाइए। एक्वायरिंग बैंक एनी पर्सन बला बला बला। मैम ये क्या एंट्री आ गई? तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है, ये बड़ी सिंपल है। देखो सुनो, मुझे शॉपिंग करनी थी, ठीक है जी, मुझे शॉपिंग करनी थी। मैं शॉपिंग करने के लिए कहाँ पर गई? मैं शॉपिंग करने के लिए गई, सोचो समझो मुझे वॉच लेनी थी, मैं टाइटन रागा में चली गई, ठीक है जी, मैं टाइटन रागा में चली गई वॉच लेने के लिए। मैंने एक वॉच ली, उस वॉच की कॉस्ट थी, चलो उस वॉच की कॉस्ट ले लेते हैं, 25,000 रुपीज उस वॉच की कॉस्ट थी। मेरे पास कैश वैश था नहीं, मेरे पास कार्ड था, मैंने एक कार्ड उनको दे दिया, मैंने कहा इसे स्वैप कर लो, इससे आपको 25,000 का पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो कार्ड था वो पीएनबी बैंक का था, मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट था, मैंने पीएनबी बैंक का कार्ड इनको दे दिया, ठीक है मैम। अब टाइटन रागा का जो अकाउंट था, जरूरी थोड़ी है पीएनबी बैंक में हो, उसका अकाउंट था एसबीआई में। कहाँ पर था? एसबीआई में। लेकिन मेरी जो पेमेंट हुई वो पीएनबी अकाउंट में हुई होगी, मेरा तो अकाउंट पीएनबी में है, मेरी पेमेंट तो पीएनबी से डिडक्ट हुई होगी। अब पीएनबी बैंक ने मेरे कार्ड को एक्वायर किया, मेरे कार्ड को एक्सेप्ट किया और अपनी सर्विसेज दी कि ये जो 25,000 रुपए है ये पीएनबी से निकाल के टाइटन रागा के एसबीआई अकाउंट में भेजा। बात समझ आई कि नहीं? जनरली होता क्या है, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम अपना कार्ड देते हैं और कार्ड हमारा हमारे अकाउंट से लिंक होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है दुकान वाले का अकाउंट भी उसी बैंक में ही खुला हो, नहीं खुला होगा। तो क्या होगा, मेरे अकाउंट से जो पेमेंट कटेगी वो मेरे से कट गई, लेकिन मेरे से कट के किसके वाले में जानी चाहिए? सामने एसबीआई में जानी भी तो चाहिए। तो अब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होगी, मेरा जो पीएनबी बैंक है वो एसबीआई बैंक को पैसे भेज देगा, लेकिन एसबीआई बैंक को तो पैसे मिल गए, पीएनबी बैंक फालतू में पिस गया, उसे क्या मिला?
कुछ नहीं मिला। तो होता क्या है इस केस में, पीएनबी बैंक बोलती है कि हम एक्वायरिंग बैंक हैं, हम चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं और एसबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इंटरनली क्या होता है यहाँ पर जीएसटी लगता है। बेसिकली जो चार्जेस कलेक्ट करेगी पीएनबी बैंक एसबीआई के ऊपर, इस चार्जेस पर जीएसटी लगेगा। अब जब ये पैसा ट्रांसफर करेगी, 25,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है, सपोज करो, हो सकता है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो कि टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% हम आपसे चार्ज करेंगे। तो इस केस में कितना चार्ज करेंगे मैम? 2500 रुपए का, 25,000 का 1% करेंगे, 250 रुपए इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बन जाएगी। तो ये पीएनबी बैंक कितना चार्ज करेगी? 250। तो बात आती है 250 पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? पीएनबी बैंक तो अपनी सर्विसेज दे रही है ना, पीएनबी बैंक यहाँ पर एक्वायरिंग बैंक है और वो अपनी सर्विसेज दे रही है, टाइटन रागा वालों को अपनी सर्विस दे रही है। तो इस केस में क्या इस पर जो चार्ज किया गया है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो वाली बात बताई गई है पॉइंट नंबर 7 में। आ जाइए सुनते हैं। एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या है। ये है एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि हु मेक द पेमेंट टू पर्सन हु एक्सेप्ट द कार्ड। ठीक है जी, जिसने कार्ड एक्सेप्ट किया उसको ये पेमेंट कर रहा है। मेरा कार्ड किसने एक्सेप्ट किया? टाइटन रागा ने। टाइटन रागा ने जो मेरा कार्ड एक्सेप्ट किया वो कौन से बैंक का था? पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक किसको पेमेंट कर रहा है? टाइटन रागा को। तो टाइटन रागा से कुछ तो चार्जेस लेगा ना? जी बिल्कुल लेगा। तो उस चार्ज पर जीएसटी लगा के ले या फिर ऐसे ही ले ले। तो बात आती है कि जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, देखो चार्ज का अमाउंट नहीं बोल रही हूँ, ट्रांजेक्शन अमाउंट। ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर 2,000 रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में तो जीएसटी लगेगा। मेरे केस में ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हुई थी मैम? 25,000 की। भले ही जो चार्ज लग रहे थे वो कितने लग रहे थे? 250, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 2,000 से ज्यादा थी, तो इस केस में 250 रुपए पर जीएसटी लगेगा। लेकिन जो मैंने वॉच खरीदी थी वो वॉच अगर 1,500 रुपए की होती और 1,500 रुपए पर अगर मैं बात करूं जीएसटी चार्जेस की, तो चार्ज कितना बनेगा? 1% इसका करो, 1.5 रुपीज अराउंड बनेगा। तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब आ गई। ट्रांजेक्शन हो रही है चाहे डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड के थ्रू हो रही है, और अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 2,000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। जितना भी चार्ज कलेक्ट किया जा रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगेगा, 2,000 पर जीएसटी नहीं लगेगा, 25,000 पर जीएसटी नहीं लगेगा। इनके रिस्पेक्ट में जितना भी चार्ज कलेक्ट किया गया है उस पर जीएसटी लगेगा। चलिए जी आ जाइए आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए। आईएफसी मैम, ये आईएफएससी क्या होता है आप सबको पता है ना? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी होता है। सेबी इन इंडिया काम करता है, लेकिन अगर किसी आउटसाइड इंडिया से किसी को शेयर्स वगैरह परचेज करने हैं तो वो आईएफएससी के थ्रू कर सकते हैं। आईएफएससी बेसिकली अभी स्टार्ट किया गया है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये स्टार्ट किया गया है। अभी तक आईएफएससी इंडिया के अंदर एक ही है जो कि गुजरात में है। वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। आउटसाइडर को किसी को भी ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आईएफसी के द्वारा कर सकते हैं। आईएफएससी एसईजेड एरिया में लोकेटेड होते हैं। अभी फिलहाल गुजरात में लोकेटेड कर रखा है इसको, गुजरात के एसईजेड एरिया में। अगर आईएफएससी लोकेटेड है एसईजेड में और ये वाला आईएफएससी अगर सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? ऐसे कस्टमर को जो कि आउटसाइड इंडिया बैठे हैं। अगर आईएफएससी आउटसाइड इंडिया वाले कस्टमर को सर्विस दे रहा है तो उस पर बताइए जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्यों करा? मैसेज किया कि नहीं किया? जी मैम मैसेज तो किया। बताइए फिर। इस केस में मैम जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। एनी पर्सन अगर आरबीआई को सर्विस दे रहा है, अभी बताया था जीएसटी लगेगा, सबसे ऊपर ही बता दिया था आरबीआई सर्विस देती है जीएसटी नहीं लगता, बट एनी पर्सन आरबीआई को देते हैं जीएसटी लग जाता है। नेक्स्ट,
ओवरसीइंग कमिटी सर्विस दे रही है आरबीआई को। ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विस दे रही है तो आप सबको पता है इस केस में आरसीएम के अंडर में जाता है और जीएसटी लग जाता है। आरसीएम के अंडर में जाके जीएसटी लगता है। कहाँ पर लगता है? आरसीएम में जीएसटी लगता है। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कोई सा भी डिपॉजिट अगर आपने कर रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। याद रखना ये बात, कोई से भी नेचर का आपने डिपॉजिट कर रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उस पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक अगर आपसे सर्विस चार्ज ले रही है, फीस ले रही है, एसएमएस चार्जेस ले रही है, कोई ब्रोकिंग चार्ज ले रही है, कोई पासबुक का चार्ज ले रही है तो उन सभी चीज़ों पर जीएसटी लगेगा। किसी भी पर्सन से, जी हाँ, लेकिन अभी बात बताई थी ना, जनधन योजना में अगर आपका अकाउंट है तो इन चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जिनका अकाउंट जनधन योजना के अंदर में नहीं आता उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, चेक की डिस्काउंटिंग कराते हो जीएसटी नहीं लगेगा। बताया था इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट हो रही है, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट हो रही है, बताइए जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? डिलेड पेमेंट मतलब जैसे कि आपने लोन लिया था, जो लोन लिया था वो लोन लिया था आपने 1 मंथ के लिए, लेकिन आप 1 मंथ में उस लोन की पेमेंट नहीं कर पाए, आपने लोन को डिले कर दिया, पेमेंट करने से डिले कर दिया। देखो हुआ क्या था, मैं सिचुएशन फ्रेम कर रही हूँ। आपने लोन लिया था, आपने कहा था मैं 1 मंथ में लोन पे कर दूंगा, तो मैंने कहा था ठीक है जी 1 मंथ में पे कर देना, और 1 मंथ का तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपने 1 मंथ में ही लोन दिया नहीं। जब आपने 1 मंथ में लोन दिया नहीं तो आपको 1 मंथ वाला इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, प्लस एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बताइए ये डिले पेमेंट की वजह से जो इंटरेस्ट लग रहा है इस पर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मैसेज कीजिए, बताइए। मैम नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये चीज भी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। चलिए ये था हमारा पूरा टॉपिक, बहुत सिंपल सा था ये पूरा। अब एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद मेन बुक में से इसको पढ़ लेंगे। चलो क्या क्या पढ़ाया मैंने यहाँ पर आपको? अगर आरबीआई किसी भी पर्सन को सर्विस दे रही है जीएसटी नहीं लगता, बट कोई भी पर्सन आरबीआई को सर्विस दे रहा है जीएसटी लग जाता है। बैंक अगर आपको लोन दे रही है, डिपॉजिट दे रही है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट है जीएसटी नहीं लगेगा। डिस्काउंट ऑफ चेक हो रहा है जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। बैंक टू बैंक, बैंक टू एपी, एपी टू एपी अगर फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन हो रही है उस कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल अगर बैंक और एपी से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करने पहुंच जाते हैं तो जीएसटी लगेगा। बैंक और बैंक के द्वारा कोई भी सर्विस दी जा रही है उन अकाउंट होल्डर को जिनका जनधन योजना में अकाउंट है, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। एक्वायरिंग बैंक अगर सर्विस दे रही है, अपनी सर्विस किसी भी पर्सन को दे रही है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 रुपए तक की है तो उससे बनने वाले जितने भी चार्जेस होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आईएफएससी अगर लोकेटेड है एसईजेड में, अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। एनी पर्सन आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं जीएसटी लगेगा। ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विस दे रही है, आप सबको पता है आरसीएम में पढ़ाया था, जीएसटी लगता है, अंडर आरसीएम लगता है। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, किसी पे भी इंटरेस्ट बनेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक अगर कोई सी भी सर्विस दे रही है अदर देन दीज लाइक सर्विस चार्ज, फीस, एसएमएस चार्ज, ब्रोकिंग सर्विस, ऐसी सर्विसेज दे रही है तो जीएसटी लगेगा। चेक डिस्काउंटिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आ जाइए मेन मॉड्यूल का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर है 54। पेज नंबर 54 आ गए जी मैम? आ गए, हम तो आ गए, आपका पता नहीं। चलिए सुनिए, सर्विसेज बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन और उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो भी डिस्काउंट चार्ज किया जा रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। इंटर सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स्ट बैंक, अमॉन्ग्स्ट एपी, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सर्विस दी जा रही है बैंकिंग कंपनी के द्वारा सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है, किसी भी सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
नेक्स्ट देखिए, चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया है कि आईएफएससी कैसे बनता है। आप बिल्कुल काट दीजिए, आपके लेवल पर ये चीज़ काम की नहीं है कि आईएफएससी कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं, ये सब आपके काम का नहीं है। आ जाइए एनालिसिस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ बकेट ऑफ सर्विस। आप सबको पता है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सर्विस नहीं देते, बहुत देते हैं। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, या आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आपको विदड्रॉ करके देते हैं, आपको पासबुक इश्यू करते हैं, आपको एसएमएस देते हैं, आपको ई बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं, आपको एनईएफटी की फैसिलिटी देते हैं, एंड बहुत सारी सर्विसेज ये आपको देते हैं। ठीक है जी। और जितनी भी सर्विस दी जाती है आरबीआई के द्वारा, वो सभी सर्विसेज क्या है, एग्जैम्प्ट है। लेकिन जो सर्विसेज आरबीआई को अगर कोई पर्सन देता है तो वो क्या है, टैक्सेबल है। फिर देखो आगे आओ, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट, इन पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो भी डिस्काउंट बनेगा, वो सब क्या हो जाएगा मैम, एग्जैम्प्ट हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? बात समझ हमको आ गई। आ जाइए, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पर देखो इन्होंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है, ये आपके काम की है कि चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, लोन, ओवरड्राफ्ट, मॉर्गेज लोन हो, कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो, किसी भी डिपॉजिट और किसी भी ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट की बात आएगी तो इंटरेस्ट की बात पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस चार्जेस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ब्रोकिंग चार्जेस, एसएमएस चार्जेस अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो जीएसटी लगेगा, वो एग्जैम्प्ट नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ चेक बताइए मैम, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक एग्जैम्प्ट होती है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ऑन डिलेड पेमेंट मैम जीएसटी से एग्जैम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद है कोई भी क्रेडिट कार्ड ड्यू है, क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट होगा उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं मैम? आ गई। सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक और ऑथराइज डीलर टू बैंक एंड ऑथराइज डीलर टू ऑथराइज डीलर एंड बैंक टू बैंक, इन सब पर बताइए जीएसटी नहीं लगता। लेकिन डायरेक्टली अगर इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन पहुंच जाएगा बैंक के पास या फिर एपी के पास तो जीएसटी लग जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी थी। इसके साथ साथ आज हमारी ये जो मेजर एग्जामिनेशन थी कुछ और खत्म हो गई, 1-2 दिन और लगेगा, मेजर सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वो छोटी छोटी सी बचेंगी, तो पूरी एक क्लास में वो सारी छोटी छोटी कवर करवा दूंगी। उसके बाद हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना पढ़ाया है प्लीज रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो वॉइस मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। क्लासरूम स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है, जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं सबके पास मेरा नंबर है। जिसके पास नंबर नहीं है, जो क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है, वो मेल आईडी का यूज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।